अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत समस्तीपुर की खबर के साथ, जहां पर ग्रामीणों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है। ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस पथराव के बाद ग्रामीणों को यहां से खदेड़ दिया है। समस्तीपुर में ग्रामीणों की तरफ से ये उत्पात मचाया गया, हंगामा किया गया। ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी को यहां से खदेड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए किस तरीके से हालात यहां पर समस्तीपुर में पैदा हो गए जब पुलिस ने ग्रामीणों को यहां से खदेड़ा, लाठीचार्ज किया गया। कोरोना पॉजिटिव का शव जलाने को लेकर के ये पूरा हो हंगामा बरपा। शव जलाने का विरोध कर रहे थे ग्रामीण। वो नहीं चाहते थे कि कोरोना पॉजिटिव का जो शव है वो यहां पर जलाया जाए, जिसको लेकर ये पूरा हंगामा बरपा और पुलिस को यहां इन लोगों को खदेड़ कर भगाना पड़ा। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, आखिर शव जलाने को लेकर लोगों के बीच में क्या भ्रम की स्थिति थी जो इस वजह से हंगामा बरपा? जी विवाह, निश्चित रूप से लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है, जिसको मेडिकल टीम तो साथ में गई थी, डॉक्टरों की टीम, उनके द्वारा लोगों को लगभग 2 घंटे तक समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीण समझने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद सदर एसडीओ और डीएसपी मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा भी कई दौर की बातचीत ग्रामीणों के साथ हुआ, फिर भी नहीं माने। अचानक ग्रामीणों की तरफ से पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा और जो ग्रामीण वहां हंगामा कर रहे थे उन्हें मौके से खदेड़ दिया गया। इस दौरान जो 3 से 4 की संख्या में ग्रामीणों को पुलिस के द्वारा हिरासत में ली गई है। और मुकेश जरा ये बताइए, जिस शख्स के शव को यहाँ जलाया जाना था, क्या वो भी इसी गांव से संबंधित था? इन लोगों के बीच का ही शख्स था? जी, ये जो शख्स जिसकी मौत हुई है वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुंबई से पश्चिम बंगाल के मालदा जा रहा था, जिसकी तबीयत समस्तीपुर स्टेशन पहुंचने से पहले खराब हुई थी और उसे समस्तीपुर स्टेशन पर 26 मई को उतारा गया था, जिसके बाद सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां भर्ती कराया गया और उसी दौरान इलाज के क्रम में ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद इसका सैंपल टेस्ट के लिए लिया गया था। कल इसका रिपोर्ट जो है सो पॉजिटिव आया था, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा सभी प्रक्रिया पूरा करके आज शव को अंतिम संस्कार करने के लिए मोक्षधाम ले जाया गया, जहाँ पर ये पूरा हंगामा हुआ। और हंगामे के बाद अभी स्थिति ये है कि जिला प्रशासन की टीम शव को अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। उधर बेगूसराय में धरना दे रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चटकाई हैं, जिनमें 3 किसान जख्मी हो गए। किसानों ने भी पुलिस के ऊपर इस दौरान पथराव किया और बाद में किसी तरह से इस मामले को शांत कराया गया। दरअसल एनटीपीसी की तरफ से डंपिंग यार्ड का निर्माण किया जा रहा है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। इस जमीन को लेकर विवाद है और इसी को लेकर के किसानों की तरफ से धरना दिया जा रहा था। पुलिस ने धरना दे रहे इन किसानों को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ। तो देखिए किस तरीके से हंगामे की तस्वीरें सामने हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि ग्रामीणों के ऊपर जब बल प्रयोग किया गया है तो इसमें कई ग्रामीण जख्मी भी हुए हैं। सहयोगी संतोष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, फिलहाल क्या स्थिति है, कितने लोगों को चोटें आई हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये पूर्व से ही ये विवाद जो है चला आ रहा है किसानों के बीच और एनटीपीसी का जो डंपिंग यार्ड कंपनी जो निर्माण करवा रही है उनके बीच। कई बार इसको लेकर आंदोलन भी हुए हैं और लगातार प्रशासन के द्वारा आश्वासन भी मिला था और किसान फिर अपने आंदोलन को वापस लिए थे। आज जो है इसी कड़ी में जब किसान वहां पहुंचे हैं और जो निर्माण कंपनी थी उसका जब विरोध करने लगे किसान धरने पर बैठे। हालांकि किसान उस वक्त शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे जब जो है प्रशासन के लोग वहां पहुंचे और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसमें 3 किसान घायल भी हुए थे। उसके बाद किसानों की ओर से भी रोड़ेबाजी शुरू हुई, जिसमें कुछ पुलिस वालों के भी घायल होने की सूचना मिल रही है। हालांकि फिलहाल स्थानीय प्रशासन के द्वारा और जो भी बुद्धिजीवी लोग थे उनकी पहल के बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। फिलहाल किसानों को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उच्च स्तरीय इस पर वार्ता करके जो है किसानों की समस्याओं को भी रखा जाएगा और मामले का निष्पादन कर लिया जाएगा।
फिलहाल स्थिति जो है पूरी सामान्य हो चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। पटना के गोविंद मित्रा रोड में एक ऑटो ड्राइवर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग ऑटो में रखी दवा को चोरी का बता रहे थे। जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने इसका विरोध किया तो इसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। तस्वीरें आपके सामने हो हंगामे के दौरान किस तरीके का नजारा, जहां दूर दूर तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही होगी। काफी देर तक ये अफरा तफरी यहां मची रही। मशक्कत का अच्छी खासी यहां पर करने को पुलिस यहां नजर तो आई, लेकिन काफी वक्त बाद में जाकर इस पूरे मामले को शांत कराया जा सका। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं वो कई दृष्टिकोणों से बेहद चिंताजनक भी है। पहली तो ये कि लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, शक शुबा के आधार पर लोगों की पिटाई, और दूसरी कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही है जबकि लॉकडाउन है। बिल्कुल विभा, बिल्कुल आप बिल्कुल वाजिब कर रही हैं। एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन किया जा रहा है, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है, और वो जबकि बगल में ही पीरबहोर थाना है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। पीरबहोर थाना अध्यक्ष से मेरी बात हुई और उनका दावा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाया है, लेकिन स्थानीय लोग जो थे वो जिस कदर वहां पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराया, नहीं तो पता नहीं राजधानी में किस तरह की वारदात होती। सबसे बड़ी बात है कि लोगों में पेशेंस नहीं है। मामूली सी बात पे, थोड़ी सी बात पे इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाना, निश्चित तौर पर अभी कोरोना बंदी है और ऐसे में हर एक को संयम बरतना चाहिए, लेकिन दोनों पक्षों ने यहाँ संयम खोया है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई और कानून व्यवस्था को चुनौती दी। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है और जो भी पुलिस का दावा है कि जो भी लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें देखिए जो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि राजधानी के बीचों बीच अगर इस तरह के हालात होते हैं जब लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं और शक शुबा के आधार पर लोगों की पिटाई की जाती है और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगली खबर दानापुर से, जहां पीपा पुल पर भीषण जाम की रिपोर्ट सामने आई। पुल पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। लोग जल्द से जल्द इस पुल को पार करने की कोशिश में हैं, लेकिन इस बात से बेफिक्र कि किसी बड़े हादसे का वजह भी ये जाम हो सकता है। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, सजगता दिखानी चाहिए, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रही होगी। और ये देखिए पीपा पुल पर किस तरीके का दबाव, जो बेहद नितांत बहुत ज्यादा जरूरी स्थिति के लिए यहाँ पर इस पीपा पुल का निर्माण किया गया, और ऐसे में ये भीड़ आपको पीपा पुल पर साफ नजर आती हुई। कड़ी धूप की वजह से लोग जल्द से जल्द इस पुल को पार करने की कोशिश में हैं और इसी वजह से जाम और लगातार बढ़ता चला गया। जाम की वजह ट्रैक्टर और बाइक बताई जा रही है, जो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं जाम को लगाने में सबसे महत्वपूर्ण नजर आई। और ये पुल दानापुर को दियारा से जोड़ता है और लोग इस पुल से या फिर नाव से यहाँ से गुजरते हैं। एक नाव के पुल के पास फंस जाने की वजह से बताया जा रहा है कि ये पूरा जो हालात है, ये जो पूरी स्थिति है वो सामने नजर आई और पुल पर भीषण जाम लग गई। एक एक करके गाड़ियों की संख्या बढ़ती चली गई और इस दौरान पुलिस कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आई। भीड़ की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती हुई साफ देखी जा सकती हैं इन तस्वीरों में, और लोग जल्द से जल्द पुल पार करने की आपाधापी में भी साफ नजर आते हुए। सहयोगी अमरजीत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दानापुर से। अमरजीत, ये माना जाए कि लापरवाही की इंतहा है, प्रशासनिक अमले की चूक है, या फिर किस तरीके से इस पूरी घटना को, और फिलहाल क्या हालात? पूरी तरह से प्रशासनिक अमले की चूक बताई जा सकती है, क्योंकि जो जाम है और जो सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पे टूटा है, वो दोनों जो है साफ दिखाई दे रहा है। और ये हुआ है, एक नई नाव बनाई गई थी, उसे गंगा नदी में उतारा जा रहा था और जिस रस्सी से खींचा जा रहा था वो रस्सी टूट गई और उसके बाद जो पीपा पुल का चट्टी है उसमें फंस गया और उसके बाद नाव को नीचे नहीं उतारा जा सका, जिसकी वजह से काफी घंटे तक ले जो है जद्दोजहद चलता रहा, जिसकी वजह से पूरा पीपा पुल का लगभग 1 किलोमीटर जो है लंबी कतारें लग गई। ट्रैक्टर और जो मोटरसाइकिलें हैं, जो दियारा में पहुंचने वाले लोग हैं, वो पुल पर काफी कड़ी धूप में खड़े रहे, लोग परेशान रहे और इसे हटाने के लिए कोई खास जद्दोजहद प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ। प्रशासन को जानकारी मिली, उसके बावजूद भी जो है काफी देर तक जो है, काफी घंटे तक जो है नहीं पहुंचे प्रशासन के कोई भी अधिकारी पदाधिकारी।
और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये जो जहां पर पीपा पुल दियरा की ओर चढ़ता है वहीं पे ये घटना हुई और वहां पर जो चढ़ाव है वहीं पे नाव फंस गया और लोग जो है पूरी तरह से पीपा पुल पे फंस गए। ऊपर से भी लोग पीपा पुल से दानापुर की तरफ से आने, दियरा से दानापुर की तरफ आने वाले लोग थे वो भी फंस गए और लगभग 6 पंचायतों का ये रास्ता है पीपा पुल और ये सभी इसी से होकर के गुजरते हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसकी वजह से जो है यहाँ यही एकमात्र एक रास्ता है, दूसरा नाव का रास्ता है और पीपा पुल होने की वजह से लोग साइकिल पैदल भी यात्रा करते हैं। सभी लोग जो पैदल यात्रा कर रहे थे वो लोग भी इस जाम में फंसे थे। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासन की जो है कितनी बड़ी चूक है और साथ ही जो है जिस तरह से यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से पीपा पुल पर ये भारी जाम और गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, भारी वाहनें भी आपको इसमें नजर आ रही होंगी। हालांकि यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस तय किए गए हैं कि पीपा पुल पर किस तरह के वाहनों की आवाजाही होनी चाहिए, लेकिन दूर दूर तक कहीं पर कोई पुलिस कर्मी नजर नहीं आ रहा है जो इन तमाम चीजों को व्यवस्थित कर देख सके। और बड़ी खबर, बिहार में आज 150 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जी हां, ये कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई 150 कोरोना पॉजिटिव आज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3509 तक पहुंच चुकी है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। 150 कोरोना पॉजिटिव सिर्फ आज की अगर बात की जाए तो अब तक मिल चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 3509 इस वक्त दर्ज की गई है, जो बढ़कर पहुंच चुकी है और अब तक 19 लोगों की संक्रमण की वजह से जान जा चुकी है। शेखपुरा में 15 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि भोजपुर में 14, सीवान की बात करें तो 8, गया में 5 कोरोना पॉजिटिव और अब तक 20 लोगों की इस वजह से मौत हो चुकी है। संक्रमण की वजह से 20 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये माना जाए कि एक विस्फोटक की स्थिति जो लगातार यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या जांच का दायरा बढ़ रहा है इस अनुपात में? बिल्कुल, देखिए हर रोज जो है एक कहीं ना कहीं से खबर आ रही है कि मरीजों की मौत हो गई है, तो निश्चित रूप से आज भी अभी तक 2 मरीज की मौत की खबर आ रही है। हालांकि गया में जिस मरीज की मौत हुई है उसकी अभी मौत की पुष्टि अभी स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है। टूनेट मशीन से उसकी अभी पहली जांच हुई है और RT-PCR मशीन से फिर दोबारा उसकी जांच की जा रही है, उसके बाद पुष्टि की जाएगी। लेकिन जो पॉजिटिव मरीज हैं, जिस तरह से उसके आंकड़ों में इजाफा की जा रही है, ऐसे ही जो मौत का आंकड़ा है उसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। जो भागलपुर के मरीज की मौत हुई है, परसों वो वहाँ इलाज के लिए भर्ती हुआ था, महाराष्ट्र से पहुंचा था और मौत के बाद जब सैंपल लिया गया है तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो चिंता का विषय है कि राज्य में जिस तरह से जो मौत का आंकड़ा है उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि अभी तमाम जो सिविल सर्जन है, जिलाधिकारी है, उनको निर्देश जारी कर दिया है कि जो सैंपल्स है उसको तेजी से जांच करने की क्षमता बढ़ाई जाए और साथ ही जो भी है, जो प्रवासी बिहारी है, अगर उनकी मौत होती है तो हर हाल उनका सैंपल लिया जाए ताकि ये पता चल सके कि कोरोना से मौत तो नहीं हुई है। विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई और अगर बात की जाए तो अब तक 20 लोगों की मौत दर्ज की गई है जो इस संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। शेखपुरा में 15, भोजपुर से भी इसी तरह से संख्या सामने आती हुई, सिवान में 8, गया में 5 कोरोना पॉजिटिव। बिहार में सीएम नीतीश के निर्देश के बाद खाली पड़े सरकारी और निजी भवनों की मैपिंग शुरू हो गई है और अब वैसे भवनों में क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में अब तक लगभग 13.5 लाख प्रवासी बिहारी पहुंच चुके हैं और 10 लाख प्रवासियों के आने की संभावना है। ऐसे में सभी को क्वारंटीन करना भी एक चुनौती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की माने तो फिलहाल आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग के बचे हुए जो भी कर्मी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, जबकि आपदा विभाग ने भी सभी जिलाधिकारियों को कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दे दिया है। जहां सरकार के ऐसे भवन जहां पर कोई संस्थान अभी नया न चल रहा हो और नए भवन बने हो, आवश्यकता पड़ने पर उनका भी उपयोग भविष्य में हम आइसोलेशन सेंटर के रूप में करेंगे और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मैपिंग करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा जिम्मेवारी राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षक निभा रहे हैं, जिनकी ड्यूटी स्कूलों में बने क्वारंटीन सेंटर पर लगाई गई है।
जबकि कई ऐसे शिक्षक हैं जो रिजर्व में हैं और अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजधानी के अमला टोला स्कूल के शिक्षकों ने एक सुर में कहा कि जिस संस्थान में ड्यूटी लगाई जाएगी, शिक्षक इस आपदा की घड़ी में ड्यूटी करने को तैयार हैं। हमारे साथ सरकारी स्कूल के शिक्षक मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जिस तरह से ये लोग लगातार तैयार हैं कि अब आप लोगों का उपयोग कहीं और भी हो सकता है, लग रहा है सरकारी स्कूल। जी, हम लोग को जहां आदेश मिलेगा वहां जाकर हम लोग काम करने का कोशिश करेंगे। अभी तक तो कोई आदेश नहीं प्राप्त है, इसलिए अभी हम लोग स्कूल में बने हुए हैं। अगर जितना हम लोग स्टाफ हमारे विद्यालय में है, रसोइया है, टीचर हैं, अगर हम लोग जितने सारे है वहाँ पर हम लोग जाएंगे। एक बार कम से कम अगर हमें अपने देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो जरूर करेंगे। सरकार लगातार इंतजार में है कि जिस तरह से जो क्वारंटीन सेंटर है उसमें मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में अगर प्रवासी श्रमिक ज़्यादा संख्या में बिहार पहुंच रहे हैं तो सरकार के लिए चिंता की बात है और लगातार क्वारंटीन सेंटर बढ़ाने को लेकर भी सरकार विचार कर रही है। कैमरामैन आशीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना बंदी में दूसरे राज्यों से लौटे लोगों को क्वारंटीन सेंटर पर रखा गया है, जहां शिक्षकों की तैनाती है और इसके अलावा रसोइयों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। शिक्षकों के द्वारा पंचायत शिक्षक संघ ने इस मामले को लेकर के कोर्ट से गुहार लगाई है। प्रवासी लोगों के वापस लौटने के बाद क्वारंटीन का व्यवस्था है और उन क्वारंटीन में शिक्षकों की तैनाती की गई है, लेकिन जो शिक्षक हैं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा के इंतज़ाम करने की बात की जा रही है, मांग है। यहाँ तक कि जो रसोइया यहाँ पर है, जो खाना बनाने वाली है, उनकी भी मांग है कि यहाँ पर उनको सुरक्षा मिले, खास करके एहतियातन। लेकिन अभी मैं खड़ा हूँ जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर पे, और जहाँ पर दर्जनों शिक्षक की तैनाती हुई है। 2 शिफ्ट में शिक्षक यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह शाम दिन रात, और वैसे हालात में लोगों को प्रॉब्लम है। अब सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा की मांग को लेकर जो शिक्षक संघ है, एक बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ, उसके जो शिक्षक संघ के नेता है, उन्होंने हाई कोर्ट में एक ई फाइलिंग के द्वारा एक PIL भी दर्ज किया है शिक्षकों के हित के लिए। और भी वैसे लोग जो क्वारंटीन में काम कर रहे हैं, जो संविदा कर्मी हैं या फिर सरकारी कर्मी हैं, और उनको सुरक्षा की बात हो तो वो भी हमारे साथ है। केंद्र सरकार का आदेश है, फिर भी उनको मास्क, सैनिटाइजर, PPE किट, यहाँ तक कि बीमा का सुरक्षा का नहीं दिया गया। 50 लाख बीमा देने का आदेश है, इसलिए हम लोग बहुत भयभीत हैं। हम लोग हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाए हैं, ई फाइलिंग के द्वारा आवेदन समर्पित किए हैं कि हमारा जो केंद्र सरकार का आदेश है उसके अनुरूप हम लोगों को 50 लाख का शिक्षकों का बीमा और सुरक्षात्मक किट अवश्य और अविलंब दिया जाए, यह हम लोगों के द्वारा गुहार लगाया गया है। जैसा कि शिक्षक संघ के नेता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि उनका गुहार कोर्ट से लगा है और कोर्ट में वो लोग ई फाइलिंग कर एक PIL दर्ज कराया है शिक्षकों के हित के लिए। खास करके वैसे लोग जो सुरक्षा के सुरक्षा नहीं होने के बीच में भी काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अब देखना है कि आने वाला समय में क्या होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। रेड जोन इलाके से बिहार आने वाले लोगों को क्वारंटीन सेंटर पर रखा जाना है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई से पटना आने वाले झारखंड के प्रवासियों को नवादा लाकर छोड़ दिया गया, जो काफी देर तक यहां भटकते रहे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बाद में न्यूज़ 18 की पहल पर इन सभी को एक गाड़ी से हजारीबाग भेजा गया। दानापुर में उतरे, दानापुर में वहाँ बस लगी थी, वहाँ पर बोले कि ये झारखंड और ये नवादा के बस लगे हुए बाहर में, जाइए आप लोग बैठिए। बस वाले यहाँ ला के उतार दिया नवादा में। परसों हम लोग गाड़ी बैठे थे मुंबई से, बोरीवली से यहाँ पटना आने के लिए। दानापुर स्टेशन पे हम लोग को उतार दिया, वहाँ से पटना के लिए बोला, लेकिन फिर ये नवादा और झारखंड के लिए एक गाड़ी में बैठाया, लेकिन झारखंड हम लोग को पहुँचाया नहीं, नवादा में उतार दिया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान, जो कई बड़े आंदोलनों और रैलियों का गवाह रहा है, आज बदसूरत नजर आ रहा है। गांधी मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। कोरोना बंदी में रखरखाव ठीक नहीं होने की वजह से बड़े बड़े घास यहां पर उगाए हैं। गांधी मैदान में बड़े धूमधाम के साथ गांधी जी की देश में सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई थी।
जिसके चारों ओर सौंदर्यीकरण के लिए गार्डन बनाए गए, लेकिन अब सभी पेड़ सूख चुके हैं। 2 महीने से यहां सिंचाई का कोई काम नहीं हुआ है। गांधी मैदान का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। पटना का यह ऐतिहासिक गांधी मैदान इतिहास के कई बड़े पलों का गवाह रहा है। इस गांधी मैदान के नाम कई ऐतिहासिक जो पन्ने हैं, जो यादें हैं, वो जुड़ी हुई हैं। कभी किसी ने गांधी मैदान को इस ढंग से सन्नाटा में पसरा हुआ नहीं दिखा होगा, लेकिन आज इस लॉकडाउन में पूरे गांधी मैदान में सन्नाटा पसरा है। ये गांधी मूर्ति आप देख रहे हैं, इसके बगल में बड़ा एक गार्डन, जो पहले आए होंगे लोग वो दिखाई पड़ता था, लेकिन आज ज़रा देखिए कि पूरा गांधी मैदान जंगल में तब्दील हो गया है। चारों तरफ जो है वो जंगल जम आए हैं और ना आने जाने के लोग यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, चूँकि यहाँ पे बंद किया गया है, ना यहाँ पे पेड़ों की कटाई हो पा रही है, ना इसकी देखरेख हो रही है। तो पूरी तरह से अगर कहें तो ये गांधी मैदान जंगल में तब्दील हो गया है। यहाँ पे जो देखरेख करते हैं वो हमारे साथ है। ये कितने दिनों से बंद पड़ा है? 2 महीने से बंद पड़ा है और सब वृक्ष वगैरह सब मुरझा गए हैं सिंचाई के बिना, और सिंचाई भी नहीं है और कोई देख रेख भी नहीं करने आता है। तो पूरा जंगल जम गया है? पूरा जंगल जमा हुआ है। अब नहीं रहने बाद तो पूरा जंगल जमा ही है। तो ये देखिए, इनका भी कहना है कि कभी इतना सन्नाटा और इस ढंग के जंगल वाली स्थिति जो है वो गांधी मैदान में इन्होंने नहीं देखी। स्थिति है लॉकडाउन का, ज़रूरत इस बात की है कि धीरे धीरे दुकानें भी खुलने लगी हैं, सब कुछ खुलने लगी हैं, तो गांधी मैदान की जो सफाई है और इसकी देखरेख भी शुरू कर दी जानी चाहिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। एईएस यानी कि चमकी बुखार की रोकथाम के लिए मुजफ्फरपुर में अगले 3 दिनों तक हर एक गांव में अभियान चलाया जाएगा। जिले के 385 पंचायतों के लिए अलग अलग प्रचार रथ के अलावे जिले से 25 जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। आज सभी प्रखंडों के लिए ये गाड़ियां रवाना हुई। इस साल चमकी बुखार यानी कि एईएस के 36 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 5 बच्चों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर जिले से 20 और दूसरे जिलों से 16 मामले सामने आए। फिलहाल एसकेएमसीएच में 2 बच्चों का इलाज जारी है। 85 छोटे वाहन माइक के साथ और 25 वाहन जिले से माइक के साथ हम लोगों ने भेजा है। अगले 3 दिन तक हमारे सभी पंचायतों के सभी गांवों में रूट चार्ट हम लोगों ने बनाया है, वो जाएंगे और माइक के माध्यम से वो गांव-गांव में घूम करके प्रचार प्रसार करेंगे। चमकी के बारे में, एईएस के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर और उसके बाद विधायक पप्पू पांडे के रिश्तेदार की हत्या के बाद कड़ी सुरक्षा है। हालांकि अब तक विधायक पप्पू पांडे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले की जांच एसटीएफ कर रही है और बड़े अधिकारी गोपालगंज में कैंप कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आरोपी विधायक की गिरफ्तारी कब होगी। इस मसले पर सियासत भी खूब हुई। कल तेजस्वी यादव गोपालगंज मार्च पर निकलने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और विधायक की गिरफ्तारी के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। गोपालगंज में राजद नेता जेपी यादव के घर पर ट्रिपल मर्डर के बाद जदयू विधायक पप्पू पांडे के करीबी की भी हत्या कर दी गई थी। गोपालगंज में पिछले 2 दिनों के अंदर 4 हत्याओं के बाद बिहार सरकार जगी है और यहाँ पर जो सतीश पांडे कुख्यात अपराधी हैं, मुकेश पांडे हैं सतीश पांडे के बेटे, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया था और ये दोनों लोग जदयू विधायक पप्पू पांडे के भाई और भतीजा थे। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने ये जो 4 हत्याएं हुई हैं इसको लेकर के लगातार सरकार पर हमले हो रहे थे और तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर लगातार हमला किया और बिहार में अपराध का ग्राफ का उसने एक आंकड़ा भी जारी किया था। तो बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार ने एक मास्टर प्लान बनाया और यहाँ गोपालगंज जिले में एसटीएफ की टीम लगातार कैंप कर रही है। यहाँ पर एसपी और एसडीपीओ को भी अपराध से जुड़े मामलों की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और एसटीएफ की टीम के द्वारा अब तक 1.5 दर्जन से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि इन अपराधियों के पास से कुछ हथियार भी जब्त हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि एसटीएफ के द्वारा जो यह कार्रवाई की गई है इसको इतने गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जा रहा है कि अब तक मीडिया को भी इसकी भनक नहीं लग पाई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक गोपालगंज में जो कुख्यात दुर्दांत अपराधी हैं 1.5 दर्जन से ज़्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। यानी सीएम नीतीश इसी बहाने गोपालगंज और बिहार के जो छोटे मोटे से लेकर बड़े अपराधी हैं उनको भी सलाखों के पीछे भेजना चाहती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।